सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब की पहली एपिसोड में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ हैं एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट असद निज़ामी एंड ऑफ कोर्स द जूनियर तज्जियाकार अली आफ्ताब सईद। हम आज बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों पर डिस्कशन करेंगे, आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू से लेके अतर बिनला साहब की नोट्स पे जो कि उन्होंने आर्टिकल 212 की इंटरप्रिटेशन रिसेंटली की, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बट उससे पहले वी मस्ट टॉक अबाउट जो क्रैक डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट जो हुआ था कुछ हफ्तों पहले। अंडर एज ड्राइवर got into an accident and as a result 6 लोग एक फैमिली मेम्बर्स के 6 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से अब एक प्रॉपर क्रैक डाउन हो रहा है। केयर टेकर सीएम साहब ने भी कुछ मेजर्स कहे हैं कि अब वो इन प्लेस होंगे टू मेक श्योर दैट अंडर एज ड्राइवर्स आर no longer driving and those who are unlicensed actually go and get some licenses. So please असद आप इस पे कुछ हाँ जी, इस पे हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जो पंजाब गवर्नमेंट अब कर रही है इस चीज़ की रोकथाम के लिए। सबसे पहले तो जो केस इटसेल्फ है अफनान शफकत का, जो अंडर एज ड्राइवर थे जो DHA फेज़ 7 में एक्सीडेंट हुआ था जैसे आपने जिक्र किया, तो उसमें अपडेट्स कुछ ये हैं कि उनकी 5 दिन की जिस्मानी रिमांड जो है मज़ीद दे दी गई है। उसकी वजह ये है कि उनकी एज के ऊपर कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर अंडर एज होने के लिए हैव टू बी 18 से कम। सो उन्होंने कहा ये है कि आप अब इनका हमने डेंटल और स्केलेटल मैच्योरिटी टेस्ट जो होता है वो मेडिकल बोर्ड ने करना है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए, तो उसके लिए हमें 5 दिन चाहिए। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो चेक करेंगे हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट के साथ, पॉलीग्राफ किया। अच्छा। हाँ जी, तो वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास हैं वो। इसके बाद अली बताएगा कि और उसके अंदर लाइट डिटेक्टर पॉलीग्राफ का और क्या क्या चीज़ होती है वो बाद में जरूरत है, प्लीज़ संजीदा। तो उसके साथ साथ ये भी आई बात कि उनके साथ वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 3 और लोग थे जो उनके दोस्त थे। तो उसमें से एक जो इब्राहिम नामी शख्स उनके साथ था वो पकड़े गए हैं, साद और अली उनके साथ थे, वो अभी तक फरार हैं। और जब ये गाड़ी में थे, बट गाड़ी तो ये चला जी, तो ये अब है कि जी उनको पकड़ें और सारों को पकड़ें और सारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर है इस अफनान के खिलाफ तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई होगी। तो इस क्रैकडाउन के ऊपर अब आ जाते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो 5830 केस अब तक रजिस्टर हो चुका है मिला के अंडर एज ड्राइविंग और लाइसेंस अगर आपका रेगुलर नहीं है, यानी कि है ही नहीं आपके पास या दूसरा आपका एक्सपायर्ड है, जिसमें से अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर लगभग 3680 केस और लाइसेंस वाली के ऊपर 2140 केस जो हैं अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ये दोनों चीज़ें जो हैं 10 दिन में 3000 से कुछ केस रजिस्टर किए हैं और 5 दिन में 1200 केस रजिस्टर हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी इस मामले में स्लो नहीं है, बहुत एक्टिव है। और ना सिर्फ ये कि केस रजिस्टर हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ भी जब्त हो रही हैं। सो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। अली इसमें से आपका तो नहीं कोई एक केस? आप भी हैं? मैं काश अंडर एज होता लेकिन अनलाइसेंस तो होंगे आप ना अंडर है ना ओवर है, आप बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक तो ये है कि जाहिर है अगर वो अंडर एज हैं तो उन पे वो जुवेनाइल कानून का इतलाक होगा, अगर वो नहीं है तो कुछ और है, इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं देख रहा था तस्वीरों में हवालात में भरे हुए हैं बच्चे और उनको पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं। अब तो उन पे पर्चे होने शुरू हो गए हैं। पहले होता था चलान होता था अगर आपके पास, अगर आप अंडर एज ड्राइवर हो, अब सीधा पर्चा हो रहा है। और पर्चे का मतलब है कि उनकी आगे जाके स्कूलिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर वीज़ा लगवाना है, आपको लिखना पड़ता है आपके ऊपर कोई पर्चा तो नहीं हुआ कभी। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, तीसरा बहरहाल इसमें सवाल ये हमेशा रहेगा कि क्या कानून से इसका हल निकाला जा सकता है या घर की तरबियत भी इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बड़ी एक आम सी चीज़ समझी जाती है कि बच्चा बस उन उदा पैर पहुँच जाता है, ब्रेक करते दे दियो गड्डी। अच्छा, इस केस में भी आप ये देखें कि एक और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो ये है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसने बाकायदा आके उनको हिट किया बदला लेने के लिए, क्योंकि कहीं पीछे इनकी आपस में मुंहमारी हो चुकी भी थी। Apparently he was harassing the woman in that car and then they got into an issue। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, उस पे मैं एक और चीज़ भी सोच रहा था कि एक तो घर वाले मतलब किस तरह से बेखबर रह जाते हैं कि उनका बच्चा अंडर एज बच्चा उनकी घर की गाड़ी लेकर चला गया है। मतलब घर वालों को पता तो होता है, मैं बड़ा ही मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि उनको पता नहीं होता और बच्चे ले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चों मतलब चलें 18 साल वो एज हो गई कि जिसमें बच्चे के पास अब लाइसेंस आ सकता है, लेकिन वो है अभी भी उसके अंदर आपको पता है मंचला तो हो सकता है।
ठीक है, मुझे लगता है जवानी है उसमें भरपूर किस्म की, तो उसमें माँ बाप को चाहिए छोटी गाड़ी लेके दें। मतलब अगर उसने यही हरकत इस बच्चे ने 660 सीसी गाड़ी पे की होती तो वो जो दूसरी गाड़ी थी वो 32 कलाबाजियां ना खाती, इसको भी नुकसान पहुंचता। ये जो 4x4 वाले होते हैं, बहुत माजरत के साथ कि जाहिर है एक्सेप्शंस तो हर जगह पे होती हैं, लेकिन 4x4 वाले जरा आपने नोट किया होगा बदतमीज भी ज्यादा होते हैं और आगे मेरे ख्याल में वो जनरेशनली पास ऑन भी होता है सारा कुछ। The actual problem is that these are underage drivers. Let's just focus on that. गाड़ी कौन सी चला रहे हैं, कपड़े कौन से पहने हुए थे, that doesn't really matter. लेकिन मैं आपको इसमें एक और चीज बताऊं, मैं अली की बात नहीं हो रही थी, that's something else. आपकी बात एक लिहाज से ठीक, मैं मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कह रहा, बट ठीक इस लिहाज से क्योंकि जो नाके उन्होंने लगाए हैं उसमें से 190 नाके जो हैं वो किधर हैं? पॉश एरियाज में। तो जो बात कर रहे हैं कि बड़ी गाड़ियों से ज़्यादा नुकसान होता है, बड़ी गाड़ियों पे रोकथाम भी कम होती है, रोकते भी कम है, वो 190 नाके जो उन्होंने ऐसे इलाकों में लगाए हैं जहाँ इस किस्म की गाड़ी होती है, जहाँ उनको लगता है उन्होंने वहाँ इसलिए वहाँ ज़्यादा अंडर ड्राइविंग होती है। आप इसमें एक और चीज़ देखें कि आप छोटी गाड़ी पे जब निकलें तो आपको राइट लेफ्ट पे हर कोई कट भी करा रहा होता है, आपकी लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, सारे मसाइल चल रहे होते हैं। 4x4 वालों से सारे पीछे पीछे रहते हैं। क्यों? उनको अंदाजा है कि अंदर बहुत ही कोई बदतमीज आदमी बैठा होगा। ठीक है, अगेन एक्सेप्शंस आर देयर, जनरलाइज तो नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अमीर आदमी है ना। देखें, परसेप्शन क्या है कि कोई भी अगर अमीर होगा ना तो बहुत बदतमीज होगा, रूथलेस होगा। और वो परसेप्शन क्यों है? अक्सर लोग कहते हैं यार पैसा कमाना तो कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कोई भी कमा ले, बिल्कुल पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो मुआशरा है, देखें, इसमें अगर किसी ने पैसे कमाए हैं ना तो इसका मतलब है वो बहुत ही कट थ्रोट आदमी है। उसकी वजह अब अली डिविएट कर रहे हैं टॉपिक से। नहीं, मैं करना चाहता हूं। I would like to bring you back to I don't want to come back। मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि देखें, एक बंदा है ना, उसने कोडिंग करके घर पे पैसे कमा लिए हैं, फाइन, पता कमा सकता है। उसने अकेले लोन वुल्फ है, म्यूजिक बनाता है, अपने प्रोड्यूसर है, अपने कमरे में करता है, अकेला सारा कुछ करता है, अगेन उसने पैसे कमा लिए, समझ आ गई है। कोई भी ऐसा कारोबार जिसमें आपने लोगों से भी काम करवाना है, उसमें और लोग भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे तो कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर आपने उनसे काम करवा लिए, इसका मतलब है आप अपने फायदे के लिए किसी को वड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक्सेप्शंस तो हर जगह होती हैं, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी है, सबके एंटीने खड़े हो जाते हैं कि बच्चों। बट ऑब्वियसली हम थोड़ा इसको जनरलाइज नहीं कर रहे, बट आपकी थ्योरी बेहतरीन है। बिल्कुल जनरलाइज नहीं किया। आप चाह रहे थे हमारी पहली एपिसोड में हम कैंसिल हो जाए। कुछ भी नहीं होता इजी। अच्छा, इसकी जो और चीजें वो कर रहे हैं ना, ये भी बताते हैं ना, पंजाब गवर्नमेंट भी तो एक्टिव हुई हुई। ये तो देखिए, ये तो मसाइल है ना सारे। नाकाबंदी कर दें, गाड़ियाँ पकड़ लें, बच्चों को पकड़ लें, लाइसेंस खत्म करना शुरू कर दें, जगह जगह नाके हैं। मैं भी एक नाके पे रोका गया, मेरे पास तो लाइसेंस है, तो उन्होंने वो चेक करके मुझे जाने दिया। बट लाइसेंस की फरहमी के लिए और बनाने के लिए उन्होंने जो सहूलतें दी हैं वो भी बात करनी चाहिए। 30 लाइसेंस ऑफिस जो हैं उनको कहा गया है कि जी 7 डेज 24/7 24 घंटे ओपन रहें। तो यानी किसी ने जाके अपना लाइसेंस बनवाना है तो वो सुबह सुबह भी चला जाए तो रश भी नहीं होगा, बनवा सकते हैं। और उसके अलावा उन्होंने 10 मोबाइल लाइसेंस वैन्स बनाई हैं जो पूरे शहर में इस वक्त फिर रही हैं कि अगर आपको कहीं भी नज़र आ जाए, आप वहाँ जाके उनको कहें यार मेरा लाइसेंस एक्सपायर है या मेरा है ही नहीं, तो वो आपको बना देंगे। लेकिन इसके अंदर भी जाहिर है हर चीज़ में कोई ना कोई मसला तो होगा ना। इसमें ये मसला है कि आप जो नया जो फ्रेश लाइसेंस है उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको गाड़ी चलानी जो है वो आती हो। जो आप घर पे सीखते हैं ना गाड़ी चलाना, वो रियलिटी से बहुत दूर है। ऑब्वियसली पार्किंग, जो पार्किंग के हालात हैं यहाँ पे, उस दिन तो किसी और दिन उसके ऊपर तफसीली बहस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को गाड़ी नहीं लगानी आती। उनका होता है यार कि ये जगह है ना, बस जैसे मर्जी यहाँ गाड़ी रख के बंद करके मैं चला जाऊँ, अगला बंदा जहाँ मर्जी, चाहे उसके आगे गाड़ी खड़ी हो, वो तिरछी खड़ी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पार्किंग बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है ड्राइविंग सीखने का। नंबर 2, गाड़ी इटसेल्फ चलाना। और वो उस दिन मैंने एक वीडियो देख रहा था, यही सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसर जो तो बता रहे थे कि लोग जो हमारे पास आते हैं उनको एक चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं होता कि जो 3 शीशे लगे हुए हैं ना, एक राइट पे, लेफ्ट पे, एक सेंटर में, ये किसी मकसद से अपने आप को देखने के लिए नहीं है, ये औरों को देखने के लिए कि कौन कितना करीब है और कहाँ है और क्या हो रहा है। So, इस चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर पेरेंट्स की हद तक हम बात कर ही रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप उनके जो घर में अगर आपके पास ड्राइवर है, अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि जी उसको कहते हैं यार कि घर से निकल तो गए हैं ड्राइवर के साथ,
तुम इधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठूंगा या बैठूंगी और गाड़ी में अपनी मर्जी से, तो उससे आप सीखते तो नहीं है। तो यहाँ पे रुकावट अगर शुरू होगी तो इस मसले का वैसे ही हाल शायद बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे डायरेक्शंस दी थी कि इट्स टाइम, खासतौर पे आई मीन टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट अंडर एज ड्राइवर्स, के उनके पेरेंट्स को आप अकाउंटेबल ठहराएं, उनको फ़ाइन, उनको पहले वार्निंग मिलनी चाहिए, उनको फ़ाइन होना चाहिए। यार अगर नहीं, अगर मे बी द अंडर एज ड्राइवर इज कॉट द थर्ड टाइम, तो देन देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ जेल टाइम, क्योंकि आप अनलाइसेंस्ड एडल्ट को आप पनिश कर सकते हो, बट एक अंडर एज ड्राइवर है, ऑब्वियसली द पेरेंट्स आर अकाउंटेबल, द पेरेंट्स आर अलाउइंग हिम कि ये लो चाबी पकड़ो, गाड़ी जाओ एंड यू आर अलाउड टू ड्राइव। इसमें ना 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। एक तो रेयर व्यू मिरर, वो बाइक वाले तो वैसे ही उतार देते हैं कि चंगा नहीं लगता या और जब उतारो अगर आप कहेंगे यार कि तुमने कहते सर कुछ चोरी करके ले। दूसरी चीज़ कि ये जो हमने बात की ना कि लोग ड्राइविंग टेस्ट जब देने जाते हैं तो उनको गाड़ी नहीं चलानी आती। अच्छा, गाड़ी तो चलें फिर भी बहुत सारों को चलानी आती होती है जो टेस्ट देने जाते हैं, जो एक सबसे बड़ा मसला होता है। पहले जब आप लर्नर्स बनवाते थे आपको एक किताबचा मिलता था इतना सा, अब वो नहीं मिलता। अब वो एक आपको URL दे देते हैं कि यहाँ से आप ऑनलाइन देख लीजिएगा। जब आपका जो टेस्ट होता है ना, उसमें गाड़ी में तो आप बड़ी देर बाद बैठते हो। सबसे पहले तो वो आपको साइन बोर्ड पे डंडे से ना दिखाते हैं कि बताओ कि ये साइन किस चीज़ का है, और किसी को नहीं पता होता कि क्या है। यहाँ पे थ्योरी एग्जाम होता है ना पहले, ड्राइविंग से पहले वो होता है, स्टार्ट हुआ है। तो ये तो बड़ी गलत बात है। So, लोग ड्राइविंग में तो फेल ही नहीं होते, लोग तो उसमें फेल हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा ना 24 आवर्स, उसके अलावा मसला क्या होगा, जिस तरह हमारे पासपोर्ट पे इनका मटेरियल खत्म हो गया था, लेमिनेशन खत्म हो गई थी, लाइसेंस के लिए कार्ड खत्म हो गए थे, लेकिन उन्होंने शानदार काम किया कि आप जाएं, कार्ड होगा तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगा तो वो आपको लाइसेंस दे देंगे, आप कहीं भी मोबाइल अपना वो दिखा दें और वो चलता है। नहीं, there's a lot of problems मुझे नहीं with that. पता था कि थ्योरी भी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। हम तो थियोरेटिकल लोग हैं ही, हम तो हैं ही प्रैक्टिकल लोग कि आप सीधा गाड़ी में बिठाएं, देखें हम क्या करते हैं। वाह, चलें यहाँ पे इसको रैप अप करते हैं। वी हैव अ लॉट मोर प्रेसिंग टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो विल स्पीक अ लिटिल बिट अबाउट जरदारी साहब इंटरव्यू एंड अ लॉट मोर। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। आसिफ अली जरदारी ने कल एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें उन्होंने की थी जिससे काफ़ी लोगों को ये इंप्रेशन आया है कि पार्टी में काफ़ी रिफ्ट है। अली, आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? देखिए, ये बात शुरू तो वहाँ से हुई जब बिलावल साहब ने उससे पहले एक बयान दिया, शायद 1 या 2 दिन पहले, कि अब 70 साल के बाबों को हमारी जान छोड़ देनी चाहिए, नौजवान नस्ल के हाथ में क़यादत दे देनी चाहिए। उनसे पूछा गया जब जरदारी साहब से, तो उन्होंने कहा कि वो खाली मुझे थोड़ी कहते, तो सब तो एक जेनेरिक बात थी। अच्छा, इसमें ना बिलावल साहब ठीक कह रहे थे या गलत, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन बाद में सबसे पहले ना तारीफ़ करनी चाहिए कि ये बात सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती थी। उसकी वजह ये है कि वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां और बड़ी अच्छी बातें होनी चाहिए, हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर 3 आप मकबूल तरीन पार्टीज़ को देख लेना तो PTI तो के बगैर डांस पार्टी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप नून लीग पे चले जाएं तो अच्छे भले मियाँ साहब चिन पे मास्क लगा के चेल्सी में चिलिंग कर रहे थे, यहाँ पे पार्टी ने हाथ जोड़ जोड़ के उनको वापस बुलाया कि खुदा दा वास्ता जी आ जाओ, नहीं तो ऐसी गए यहाँ, ठीक है। पीपल्स पार्टी वाहिद एक जमात है जहाँ से एक आवाज़ निकली कि नहीं, ये जो बुजुर्ग की आदत है ये ना भी हो तो हम मैनेज कर लेंगे, हम वोट है जो भी हमारा है, या हम उसके बाद जो फैसले लेंगे वो शायद बेहतर होंगे। सो ये एक बड़ी बुनियादी इसी नुक्ते पे बिलावल साहब का अगस्त के महीने में एक और बयान था कौमी असम्बली में, जिसमें वो कहते हैं कि आप सियासत जो है, जो सबकी हवाला दे रहे थे कि मेरे लिए और मरियम नवाज साहिबा के लिए सियासत ऐसी ना छोड़ के जाएं जो हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो वो भी इसी बात में, ये अगस्त से बात इस तरह की शुरू हुई है कि ये जो आप जैसे उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए बाबे जो हैं, वो तब से कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जरदारी साहब ने फिर इसके ऊपर जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के ऊपर जरदारी साहब बड़ा कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हैं, तो उस पर जब इसके में सवाल हुआ तो उसने कहा वो नई जनरेशन है, वो इसी तरह उनके तासरात हैं, उनके अपने ख्यालात हैं, तो वो कह रहे हैं, उनको कहने दें, अगली जनरेशन है। लेकिन फिर उन्होंने डबल डाउन थोड़ा सा वापस आके किया अपनी बात के ऊपर कि सियासत कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है, मैं अभी भी गलतियाँ करता हूँ, ये सीखने वाली चीज़ है और सीखेंगे, करेंगे, तब समझ आएगी उनको।
ये कितनी वो उस तरह की बात लग रही है ना, वो जो हर घर में हमारे कल्चर में ये होता है कि जी जब बच्चे आपके जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, दे आर इन दैट पोजीशन एंड दे एक्वायर दैट नॉलेज टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजंस और व्हाटएवर, तो बड़े आ जाते हैं और वो कहते हैं आपको कुछ नहीं पता, हमें करने दें, आप बैठें। सो दिस ये जो कल्चर में हमारे एम्बेडेड है, ये हमारे पॉलिटिक्स में भी नजर आ रहा है। ये इधर तो उल्टा लग रहा है कि वो बिलावल कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, लेकिन उस पे वो बिहार। बट डज बिलावल एक्चुअली, देखिए बिलावल एज अ पीआर, एज एन इमेज ऑफ द पीपीपी, ये स्टेटमेंट्स अगर ऐसे रिलीज करता है तो दैट्स वन थिंग, बट डज इट, आई मीन मुझे तो इंटरव्यू से यही लगा था दैट ट्रू पावर लाइज विद जरदारी साहब। देखिए ये बात ठीक है, बिल्कुल तमाम पार्टीज में ऐसे ही होता है, क्योंकि जाहिर है जो हमारे घरों का में चलता है वैसे ही पार्टीज में चलता है। वो मतलब हमारी तरह के ही लोग होते हैं ना, जो कुछ पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं। बात बड़ी सादी है, वो ये है कि निचली जनरेशन से नई जनरेशन से रिबेलियन आना, ये भी तो उतना ही नेचुरल है ना जितना बुजुर्ग को ये कहना कि तुम्हें नहीं पता, साइड पे हो जाओ। और ये चीज़ बहुत बाइसे तशवीश है फॉर पीटीआई एंड फॉर नून लीग कि उसमें रिबेलियस कोई एलिमेंट है ही नहीं। उनका बताएं कि प्लान बी क्या है। मतलब आज 2023 है, 24 में इलेक्शन होना है, ठीक है, इससे अगला इलेक्शन है 2029 में। उसमें ये जो आपकी बुजुर्ग खेप है, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती सारा कुछ दे, लेकिन इसमें से कई लोग शायद नहीं होंगे और कई लोग इस हालत में नहीं होंगे कि इलेक्शन लड़ सकें। तो फिर उसके बाद क्या की आदत है, क्योंकि वो तो बार बार और नाम उन्हीं का लेते हैं। और ये आप देखें कि ये शायद सिर्फ पाकिस्तान की हद तक मसला नहीं है, अगर अमेरिका में भी चले तो जो बाइडन जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनकी पिछली जो बर्थडे थे, ही इज़ नाउ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट भी, और उनकी एज खासी ज़्यादा है। जरदारी साहब पे वापस आते हैं, उन्होंने एक और बात भी की, मतलब जाहिर है वो जरदारी साहब है। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू ने पूछा कि टिकटें शिकटें जो हैं वो पार्टी की किस तरह होती है, उन्होंने कहा टिकटें जो हैं सारी पार्टी की मैं देता हूँ, बिलावल को भी मैंने ही टिकट देनी है। आप बात जो है वो मतलब इतनी उसके बाद ये हुआ कि बिलावल जो है वो इस वक्त दुबई में है। अभी ये पता चला है कि जरदारी साहब भी दुबई चलेंगे। अच्छा देखिए, जो बिलावल साहब का जाना था ना, वो मतलब खैर मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो उनकी शाजिया साहिबा ने अभी ट्वीट की है कि वो तो गए थे, उनका स्केड्यूल था पहले से, और मंडे को वो पाकिस्तान में वापस होंगे। तो उसमें तो कोई नाराज़गी वाला एलिमेंट आई डोंट नो है या नहीं है, बट इन एनी केस ज़रा अगर आप मेरिट्स पे देखें ना, अब इस चीज़ पे आ जाएं कि अच्छा ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक तरफ इसमें कोई शक ही नहीं कि जी मतलब जो एल्डर्स हैं उन्होंने वो जिस तरह से डील करते आ रहे हैं, उनको जिस तरह से पता है कि किस शख्स को, किस इदारे को, किससे कितनी हमारे पास बारह चिप्स क्या होती हैं, कितना हम लचक दिखा सकते हैं, कितनी वो दिखाएंगे, ये सारी वो चीज़ें हैं जो उनके पास शायद ज़्यादा हों। लेकिन अब दुनिया कहाँ जा रही है, ये इस चीज़ का अंदाज़ा पिछली जनरेशन को नहीं हो सकता। मतलब मैं अभी शायद उतना बाबा भी नहीं हुआ, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं अब कोई मशवरा करना हो, मैं अपने हम उम्रों से भी नहीं करता, मैं अपने से छोटों से करता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, हमें भी नहीं पता। अच्छा, मैं इससे टोटली ऑपोजिट अप्रोच रखता हूँ। मैं बिल्कुल मुझसे जो छोटे हैं उनसे कोई किसी का मशवरा नहीं करना चाहता। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, आपका थोड़ा ज़्यादा है। आप शायद ज़्यादा जवान लोगों में फिरते होंगे, मैं शायद ज़्यादा बुजुर्गान लोगों में फिरता हूँ। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि अब ये हमारे जितने बुजुर्ग सियासतदान हैं, इनमें से किसी के व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, कोई फ़ोन का प्रॉब्लम होता होगा, ये लोग तो नहीं फिक्स कर सकते, किसी को बुलाते होंगे। अच्छा अगेन ये कोई लीडरशिप का कोई वो नहीं है क्राइटेरिया। ये टिकट्स देना और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो उनका होगा, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिलावल्स, राइट? बिल्कुल। सो और वैसे भी ये द ओनली कंसर्न ऑफ माइन, फोन ट्रबल शूट करना जो है ना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है लीडरशिप का। लेकिन मैं वैसे कह रहा था कि उन लोगों को उनका फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया, कितनी मुश्किल से पता लगता होगा। ठीक है, हम लोगों को तो पता लग जाता है कि अच्छा यार ऐप नहीं करनी, ठीक है, एरर आ रहा है, मतलब की लॉग लग गया। उधर बहुत ज्यादा हैंडीकैप है शायद उनको। लेकिन वो जो उनका मेन फोन है ना, उनके 2-3 वो वाला हो, वो तो डम फोन होगा 3310, तो उस पर सिर्फ कॉल आ सकती है, कॉल कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो है जिस पर व्हाट्सएप करना, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इस इंटरव्यू में नून लीग के हवाले से। वो कहते हैं जी कि हमने नून लीग को सपोर्ट किया, ये पीडीएम की मूवमेंट जो थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह में, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने,
अब हमारी बारी है और अब उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, हम भी करके दिखाएं ना कि कैसे करते हैं। तो ये देखें ना, कॉन्फिडेंस का लेवल देखें ज़ाहिर साहब का, कि वो कह रहे हैं कि हमें मौका तो दें। बिल्कुल। दूसरा आप इसमें एक और चीज़ देखें कि सारी ज़िंदगी नून लीग ने जो गुड कॉप बैड कॉप खेला, कि वो छोटे मियाँ साहब कहते थे कि मैं तो ये करना चाहता हूँ, लेकिन बड़े मियाँ साहब नहीं मान रहे। वो बड़े मियाँ साहब कहते थे जी फलानी चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो उनको पता है। तो अब ये पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में उनसे सीखा है। सो ये जो 2 लाइन्स अलहदा से ली जा रही हैं दोनों चेयरमैन हैं, आप हो सकता है कि अब इन्होंने ये भी फैसला किया हो कि अब ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। और फिर इसमें बहरहाल देखें 2021 में जो प्लान था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का, वो पीपल्स पार्टी का था, लेकिन PMLN नहीं मानी। 2022 में वो मान गए। अच्छा, यहाँ पे अगेन जो आपका वो है ना कि जो बुजुर्ग हैं उनको अंदाज़ा है, ये बात थोड़ी सी ठीक इस तरह से भी है कि नेशनल असेंबली में यही जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो जरदारी साहब ने क्योंकि खुद गिनती की थी, कोई मसला नहीं हुआ। पंजाब में क्योंकि यंगर लॉर्ड थी, हमजा शहबाज साहब थे और मरियम साहिबा थी, 2 दफ़ा वो हुआ, दोनों दफ़ा कोर्ट गया, पिट गया, गिनतियाँ ही नहीं ठीक हुई। तो एक्सपीरियंस, हाँ, कि कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस काउंट करता है। और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरी एक सियासी जर्नी ज़रदारी साहब की बहरहाल है, उसमें वो कहते हैं सियासत मेरी ज़रूरी नहीं है, सियासत मेरी ज़रूरत नहीं है, सियासत मेरी मजबूरी है। वो वाला दे रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कि ये मुझे वो दे के गई थी, वो चीज़ अपनी विल में इनफैक्ट लेके गई थी कि ये टिकट देने का और बाकी चीज़ों का मुझे बीबी दे के गई थी चीज़। वो तो और वो कहते हैं जो बाकी वर्कर्स हैं जिनकी इतनी कुर्बानी है इस पार्टी की, उनको छोड़ के तो नहीं जा, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि वो कहते हैं वर्कर सर्कल्स को मैं छोड़ के तो नहीं जा सकता। ये भी एक बुजुर्गाना बात है, बुजुर्गाना टच है कि मेरी जिम्मेदारी है इस पार्टी के साथ। और अगर फ़र्ज़ करें बिलावल भुट्टो जो हैं वो उन्होंने ही कहा कि वो कहें जी आप सियासत करें, मैंने नहीं करनी, एक दिन कह दें, तो फिर जो नीचे इतने लोग हैं, इतने वर्कर्स हैं, उनका इतना टाइम इन्वेस्टेड है, कुर्बानी है उनकी, उनका क्या होगा? नहीं, इसमें जो मज़ेदार चीज़ है ना, वो तो चले पार्टी के लीडर हैं, उनकी तो ज़रूरत है या उनकी मजबूरी है या जो भी है। हमें अक्सर जो यंग बच्चे या वैसे ही हमारी उम्र के लोग जो पॉलिटिकल मिलते हैं ना, वो अक्सर इस तरह के होते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं उनको ना सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि तुम चाहे ना लो, सियासत तुम्हारे में इंटरेस्ट लेती है। तो तुम जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पॉलिसी क्या बन रही है। और एक और चीज़ भी है कि सियासत को अगर देखें, हमारी मुल्क की सियासत देखें, बड़ी रंगीन है और बड़ी उसके अंदर चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं। जो लोग सियासत को देखना शुरू करते हैं ना 2013 से या रादर 2018 से, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रा माजी में भी जाएं, आप देखें ये भी पार्टीज़ कैसे बनी और कहाँ से हैं, और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप लें। अब इलेक्शन होने को जा रहे हैं, जरदारी साहब ने इसी इंटरव्यू में कहा कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो अगर इलेक्शन होने को जा रहे हैं तो वोट जो भी लोग 18 के हुए हैं अभी जो वोट दे सकते हैं, दे शुड वोट, और वोट इन्फॉर्म्ड वोट होना चाहिए कि जी मैं किस भी पार्टी को वोट दूँ, मेरी मर्जी है। नहीं, बिल्कुल ये बात तो इन्फॉर्म्ड है कि मिस इन्फॉर्म्ड है, ये तो अब नहीं देखें, वो आपका मिस इन्फॉर्म्ड है तो अगली दफा इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, आपकी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन तो नहीं है। What I hear from these individuals, ये जो apolitical लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी इतनी आप किसी पार्टी को पकड़ लें, there are so many pros, so many cons, and so many मतलब information on them which you can't even figure out whether it's authentic or not. तो at the end of the day इतना mess है कि ये political लोग कहते हैं कि we just don't want to get involved in this. हम लोग उनको सिर्फ एक चीज आपने कहनी है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, जिंदगी की हर चीज हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, सब ग्रे है, किसी चीज के बारे में आप नहीं कह सकते कि ये ठीक है और ये गलत है। Absolutely. दूसरी चीज आपने जिस तरह कहा ना कि कुछ चीजों के बारे में तो कह सकते हैं ना कि कुछ सही है गलत है, हर चीज ग्रे नहीं हो सकती, नुआंसेस उसमें भी निकलेंगी। दूसरा जिस तरह आपने कहा ना कि हमारी पॉलिटिक्स बहुत रंगीन है या बहुत हैपनिंग है या बहुत डेविस्टेटिंग है या बहुत लोग जो है ना मतलब इतना कुछ हो रहा होता है, न्यूज़ साइकिल हमारा इतना तेज है, समझ ही नहीं आता क्या करना है। उसी लिए तो हम शो लेके आए हैं ये वाला, क्योंकि ये मेरी एक गारंटी है। अच्छे बुरे का मुझे अगेन नहीं पता इस शो के बारे में भी, लेकिन अगर ऐसा शो किसी और चैनल पे हो रहा हुआ तो पैसे वापस। बिल्कुल बिल्कुल। चलें बस यही रुक जाए, हम इलेक्शन पे फर्दर बात करेंगे, स्पेशली आर्टिकल 212 की इंटरप्रिटेशन बाय जस्टिस अतहर मिनल्ला। अब ब्रेक के बाद प्लीज स्टे ट्यून्ड।
Welcome back to Bolo Janab. Justice Atar Manilla की जो recent interpretation थी of Article 212 was very interesting. असद आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? जी वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बेसिकली आर्टिकल 212 जो है वो ये कहता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा तो किसी आम शहरी को ये हक हासिल है कि वो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता है हर जाने का, मतलब उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, यानी कि मैं आपको इस तरह एग्जांपल दे दूं ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ी समझ आ जाए कि फ़र्ज़ करें आपकी एक दुकान है और उसके आगे बेशुमार हर किस्म का कूड़ा पड़ा हुआ है और कोई उठा नहीं रहा। जो उस जगह की म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, उस जगह का जो नाजिम है या उस जगह को MP है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, जिसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। और उस कूड़े के वहाँ पड़े होने की वजह से आपको कोई माली नुकसान हुआ है, आपकी दुकान की खरीदो फरोख्त कम हो गई है, तो वो दुकान का मालिक जो है वो जाके उस शख्स के खिलाफ जो एक पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ जाके केस कर सकता है डैमेजेस का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अतर मिल्ला साहब ने इसके ऊपर जो कमेंट्री कर रहे थे वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि 3 चीज़ें जो हैं वो कह रहे थे उसके ऊपर ये आप केस कर सकते हैं। ज़ाहिर इसके अंदर कोई कानून की अगर आप बारीकी में जाएँ तो और बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन मोटी मोटी चीज़ जो मुझे समझ में बता देता हूँ कि 1 इज़ रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर आपके पास कोई इख्तियार है और उसको आप गलत तरह इस्तेमाल करें किसी के खिलाफ। नंबर 1 अब्यूज़ ऑफ पावर, जो कि अगेन सेम थिंग कि आप किसी के साथ आप गलत इस्तेमाल करें उस चीज़ का। और तीसरा रेकलेस डिसरिगार्ड और नेगलेक्ट ऑफ पब्लिक ड्यूटीज़, यानी कि आपका जो काम आपको दिया गया आपके ओहदे के बायस जो आपको के काम है दीगर वो आप ना सर अंजाम दे रहे हों और उस वजह से आम शहरियों को नुकसान हो रहा हो, तो शहरी का हक हासिल है कि वो करें। अतुल साहब इसकी मेरे और चीज़ें ऐड करते हैं, वो ये कि एक तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि उन्होंने कहा था कि देयर इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, यानी कि आप इंटेंशन हो या ना हो ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, नेग्लिजेंट है कि नहीं है ये भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है अराइजिंग आउट ऑफ द, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक इम्प्लिसिट ड्यूटी है टू इंश्योर कि जी आपके जो सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट या गवर्नर बाय कोई किसी भी डिले की वजह से, किसी भी रीज़न वजह से डिले कर रहे हैं अगर वो डेट अनाउंस करने के लिए फॉर द इलेक्शंस, तो इट्स बेसिकली देयर ड्यूटी टू इंश्योर कि ये उनका सिटीजन्स का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज नॉट डिसरिगार्डेड। वो इलेक्शंस की इलेक्शन कमीशन की भी बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने इस आर्टिकल का भी जिक्र किया कि अगर इलेक्शन फर्ज करें नहीं होते टाइम से तो इतना जो ज़्यादा आवाम है और उनको जो उनका बुनियादी हक है वोट देने का किसी को, वो अगर छिना जा रहा है तो वो जाके केस कर सकते हैं। यानी कि और ये भी था कि ईच डेज डिले gives you a fresh cause of action. हाँ, of course, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी आवाम है हमारी इस मुल्क की, इसका मतलब है कि we can all file for damages. Technically, that's what it means. मिलने मुल्ले कोई नहीं है। नहीं, अब कैलकुलेशन कैसे होती है वो अब लेकिन उनकी जो नोट्स थे उसमें काफ़ी रेफरेंसेस थे फ्रॉम अदर जुरिस्डिक्शंस और काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस था। लेकिन मैं तो ये देखना चाहूँगी कि हाउ इट मटेरियलाइजेस, बिकॉज टेक्निकली वी ऑल हैव अ राइट, तो हम इसको क्यों ना एक्सरसाइज करें। अली, मैं आपको तरफ देख रही हूँ ताकि आप मुझे हायर करें और हम फिर ये केस करें। हरगिज़ नहीं, मैं बड़ा सियाना हूँ। मैंने इस दश्त की सियाही में बहुत साल गुजारे हैं, मैं सब कुछ देख बैठा हूँ। लेकिन एक तो मैं आपको पहली बात ही बता दूँ, इस तरह के केसेस अक्सर हो जाते होते हैं, ठीक है, और वो अखबार में सुर्खी भी लगती है और इसमें होता है कि केस किसने किया है, वो कंसर्न्ड सिटीजन। वो कंसर्न्ड सिटीजन नहीं होता अमूमन। अदरवाइज बहरहाल ये तो चीज़ें हो जाती होती हैं। ये जो मिसाल दी है ना असद ने कि आप फिर अगर आपके उधर कूड़े का ढेर लगा हुआ है तो आप जाके कभी नहीं करना। ठीक है, एक तो ये कि ये शायद इफेक्टिव हो जाए अगर कभी पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स आ जाएं, क्योंकि उसके बाद वो जो आपका इलाके का जो भी इंचार्ज होगा उसकी भी दिहाड़ी पन्नी जाएगी। अगर वो अदालत जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि इस किस्म का काम ना हो। अभी तो आप किसके खिलाफ केस करेंगे? कमिश्नर लाहौर के खिलाफ। वो देख लेगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी देखिए अदालत जो है ना, पूरी दुनिया का ट्रेंड बदल रहा है। पूरी दुनिया में ना आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं यार अदालत जाना ही नहीं, बैठो, मतलब लॉयर भी उसमें शामिल होता है, लॉयर की दिहाड़ी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो बाहर ही टेबल पे बैठ के आपस में कर लेते हैं कि तू रख लेना, फारिग करो। ये जो अदालत जाना है ना, जी आप फिनिश हो, ये और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में वो तो है कि आप इंसाफ लेने नहीं जा रहे, वो आप कह रहे हो कि मैं फिर तेनू देख लेना, ठीक है। अब आप बदला लेने जा रहे हो अदालत के, मैं तुम्हें इतना शौक। I think the point that the purpose of damages is ये आपको नुकसान पहुंचा है because of some negligent act or disregard of your right
तो वो उस नुकसान की कैलकुलेशन होती है, वो ये बदला लेने के लिए नहीं। नहीं, आप देखें ना, आप अदालत चली गई, जी 2.5 साल अगर बिल्कुल देखें, अगर तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन है केस में तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। अगर बिल्कुल साफ केस है, कोई उसमें मसला ही नहीं है, ओपन एंड शट, तो लोअर कोर्ट में 2.5 साल लगेंगे आपको। ठीक है, देखिए पहली बात है डैमेजेस तो ये वाले जो आप केस की बात कर रहे हैं अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर विल बी इन द हाई कोर्ट। अच्छा जी, ठीक है, अच्छा आप हाई कोर्ट गए, हाँ, वहाँ पे बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, 2.5 साल लगेंगे। ठीक है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, 2.5 साल वहाँ लगेंगे कम से कम। ठीक है, और ये है कि अगर आप सीधा हाई कोर्ट गए, लोअर कोर्ट से नहीं गए, क्योंकि अगर उस रूट से जाएंगे तो फिर 7.5 साल लग जाएंगे। नंबर 1 केस टू केस, नंबर 2 चीज केस टू केस नहीं, ये तो हमारे यहाँ पे पता है क्या सीधा लॉयर्स क्या कहते हैं कि जी 5 साल तो पहले ते फैसला जे हो जाए ते ऐदा मतलब है ड्यू डिलिजेंस ही नहीं की। ठीक है, इधर तो अच्छा चले हम इस पे किसी और दिन डिस्कशन करेंगे। नहीं, आज जो होगा नहीं आप अदालत में जाके ना आपकी दिहाड़ी पन्नी जाती है। हमने काम करने वाले लोग, मैं इधर आया हूँ, मैंने आज काम किया है, मैं पैसे पकड़ूंगा, घर चला जाऊंगा। ठीक है, जिस दिन आपका केस लगा होता है ना, आपको ये थोड़ी बताते हैं कि जी आपका 9:30 पे आपका वो होगा। आप सुबह जाते हो पहले देखने के कितने नंबर पे आपका केस लगा हुआ है। अच्छा, आप बीच में चाय पीने के लिए अगर उठने के चले जाओ ना कि यार अभी तो 20 नंबर हुए हैं, मेरा तो 80 नंबर पे है, तो जैसे ही आप वापस आते हो अभी 40वां केस चल रहा होगा, पता लगेगा कि जी आपकी एडजर्नमेंट हो गई, क्योंकि दूसरों का फिर और वकील आ गया था। पता नहीं आप नहीं, मैंने तो ज्यादा केस देखे हैं। इसके अंदर और भी चीज, और भी एक और चीज भी है जो एक और तरीकेकार है। ये स्टेटमेंट जरूर नहीं बोली, मैंने ज्यादा केसेस देखे। अली अब क्या देखिए भुगते अभी भी चल रहे हैं, यही जानना चाह रही। अच्छा, वो अब एक और चीज होती है जो किसी को अगर आपने कहा ना कि मैं तेनू देख लाऊंगा, वो करने के लिए वो कहते हैं यार केस जो है ना, पता है कहाँ करते हैं जाके, केस लाहौर में हुआ है, सारी वारदात लाहौर में हुई है, जो भी चीज जिस किस्म की बात, केस हम करते हैं ठट्टा में और ताकि आपको जाना पड़े यहाँ से उठ के, ये कहाँ का इंसाफ? मुझे बताएं, एक बंदा कारोबारी आदमी हो या नौकरी पेशा हो, वो कैसे उठ के जा सकता है? ये सेपरेट टॉपिक है कि पीपल यूजिंग द लॉ सारे टॉपिक्स हैं सब। चलो छोड़िए, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं एंड हाउ आप इलेक्शन की तो वो अतर मेरा साहब खुद भी नहीं बात कर रहे, वो एक बड़ी मजे की बात नहीं, उनका यही तो कहना है कि आप इलेक्शन कमीशन को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, नॉट जस्ट दैट बट जनरली, लाइक ऑब्वियसली सेगवे तो यहीं से लिया उन्होंने, वो यही कहना चाह रहे हैं कि ऑल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, आप पब्लिक ऑफिसर्स को लाइबल ठहरा सकते हैं, अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। पहले तो आपसे उनके खिलाफ रेड करते थे टू एंश्योर दैट दे डू फुलफिल देयर रिस्पांसिबिलिटीज एंड देयर ड्यूटीज। हम कैसे कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकते? इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर की हमारे जो हैं ऑनरेबल बड़े, उनकी ख्वाहिश है कि उनसे मतलब पूछा जाए, वो अक्सर स्पीच देने जाते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, आपने देखा होगा, उनकी ख्वाहिश है कि उनसे इकोनॉमी पे बात हो, नेशनल डिफेंस पे बात हो और इस चीज़ों पे बात हो जिस पे उनका मैंडेट नहीं है। अच्छा, अगर उनसे ये पूछा जाए कि इलेक्शन कब होंगे तो वो कहते हैं ये तो मेरा काम ही नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। तो भाई आप इलेक्शन कमीशन को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं कर रहा तो आप उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, आप उसका सरबराह बदल सकते हैं। कहते नहीं वो किस कानून के तहत, मैं वो भी नहीं कर सकता। तो जब वो नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते? अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की अतर मिल्ला साहब ने कि इस चीज के लिए आर्टिकल 212 के हवाले से आपको स्पेशल कोर्ट्स बनाने चाहिए, इस किस्म की अदालतें हों जहाँ पे लोग जाके ये वाला रिलीफ ले सकें। और वो फिर ये भी कहते हैं कि ये अजीब सी बात है कि अब तक हुआ क्यों नहीं। इसमें वकला कम्युनिटी, जज कम्युनिटी, बाकी सारे जो हैं वो कहते हैं इस आर्टिकल के ऊपर हम क्यों नहीं और काम करते ताकि एक आम शहरी के पास ये रिकोर्स हो कि वो जाके हरजाना भी डिमांड कर सके और अगर किसी चीज़ से वो मुतासर हो किसी पब्लिक ऑफिसर से तो उसके पास रिकोर्स हो। In the absence of such courts, you can always go to the high court. इससे बहुत इफेक्टिव है तरीका अगर लोकल गवर्नमेंट्स इंस्टॉल की जाएं, मतलब उनके इलेक्शन हो सकें, तो ये बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो शायद कभी अदालत तक पहुंचे ही ना, उससे पहले ही हल हो जाए। चले, ये तो मेरे ख्याल से किसी और दिन इस पे और डिस्कशन करेंगे। हम तो बहुत ही डीप जा रहे हैं और अली का तो शौक है वैसे ही डाइग्रेस करने का, हर टॉपिक से डिविएट कर जाते हैं। अली, मैं अगली जो न्यूज़ है ना, वो आर्म्स है, हर जगह चाहते हैं आप। जो अगली पीस ऑफ न्यूज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपेरेंटली कोई नकली शहद कहीं से कोई बेच रहा था एंड दे वर कॉट। व्हाट्स द स्टोरी अबाउट? इट्स वेरी, बाग में एक घर के ऊपर छापा पड़ा और वहाँ से 130 किलो नकली शहद जो है उन्होंने जब्त किया।
उसके साथ साथ वहाँ पे 10 किलो ग्लूकोज सिरप था 10 किलो चीनी, जो कि मेरे ख्याल में 10 किलो चीनी जो है वो जब्त होकर वहीं से बाहर चली जाएगी। और अच्छा मज़े की बात ये है कि वहाँ पे वो कह ये रहे थे कि केमिकल्स थे, गंदी जगह थी। ये पंजाब फूड अथॉरिटी का बाय द वे छापा था। अब मुझे एक बात बताएं, ये जिस शहद की बात कर रहे हैं ये वही शहद है जो अमूमन हमें बोतलों में टीवी पे कभी-कभार नजर आता है, या ये शहद की बात कौन सी बात क्या हो रही है? नहीं, ये शहद है क्योंकि उस शहद पे फूड अथॉरिटी को छापा मारने का उसमें भी वैसे मैंडेट नहीं है, छापे पड़ते रहते हैं किसी और नारकोटिक्स वाले मारते हैं। अब मुतात, सॉरी बिल्कुल मुतात। आई एम कंप्लीटली क्लूलेस। दूसरा ये है कि यार अब अगेन शहद की जितनी कंजम्पशन है ना, ये आप थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्रीज देख लें और जितनी उसकी प्रोडक्शन है वो ना मेल ही नहीं खाती आपस में। सो शहद प्रोडक्शन ज्यादा है या कंजम्पशन ज्यादा? कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन बहुत जस्ट लाइक एवरी अदर फूड आइटम इन दिस कंट्री और द वर्ल्ड। बहुत ही मतलब अगर आपने खुद अपने सामने कुछ छत्ता उतरवा लिया तो उतरवा लिया है, आपको शायद ठीक नहीं मिल सकता। नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज चलें ठीक भी हो सकता है कि कहीं से ठीक हो, ऑर्गेनिक। हाँ, उसको ना अगर आपने कभी भी शहद को अगर आप देखें कि वो क्लियर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो पेस्चराइज हो गया। सो क्योंकि वो मुख्तलिफ मक्खियों का भी अगर एक जगह पर डाला है, उसमें से अगर इम्प्योरिटीज निकाली, बनाते रहे, मैं बिल्कुल ये भी काम किया मैंने। सो अगर पेस्चराइज हो गया ना तो वो जितना मर्जी ठीक था वो अपनी न्यूट्रिशन तो लूज कर गया। सो आपको सही भी चाहिए और अनपेस्चराइज्ड भी चाहिए। वो इतना मुश्किल है कि मेरे ख्याल में आप ना छोड़ दें। मेरा एक सवाल है, इट्स वेरी टेक्निकल। शहद जो है उसकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि बस शहद चमचे से किस चीज में, मतलब मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ ऑडियंस की इंफॉर्मेशन के लिए, शहद क्यों होता आप बनाते थे शहद तो क्या वजह थी? देखें, एक तो शहद जाहिर है लोगों को पसंद है और दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर लोग उसको ये भी समझते हैं कि उसमें इलाज भी है, शिफा भी है। सो वो तो ठीक है, लोगों का ये ख्याल कि हमें ये खाना चाहिए, लेकिन अगेन मैं बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है कि एक तो ठीक मिलेगा नहीं, दूसरा जब मिल भी जाएगा अगर किसी के पास ठीक है भी, अगर उसने उसको पेस्चराइज कर दिया तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बहुत नीचे आ गई है। सो अब आप जायके के लिए आप खाएं। दूसरा वो भी है कि मतलब अगर आप ये समझ के खा रहे हैं कि जी इससे मुझे बड़ा फायदा पहुंचेगा तो फिर हो सकता है पहुंच भी जाए। ठीक है, प्लेसिबो तो है, वो तो इट वर्क्स, वी नो। बिल्कुल। तो बाकी ये है होम्योपैथिक मेडिकेशन प्लेसिबो, मैं बड़ा फैन हूं होम्योपैथिक के लिए किसी और मुझे पता है आपको, मैं जान के ये जो एक और खबर थी कि सॉरी अब इसको डिविएट कर रही हूं मैं, लेकिन एक और खबर भी रिसेंटली आई थी कि लाहौर में अपेरेंटली जो देयर इज गोना बी अ लॉकडाउन स्मोक को टैकल करने के लिए आज से शुरू हो गया है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे पे हमें कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता। ये हमारी जमहूरियत के लिए कुर्बानी है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग था, संडे को आई थिंक माल रोड पे उन्होंने कहा था सिर्फ साइकिल्स वुड बी अलाउड। देखिए फ्राइडे, देखिए ये जो आज लॉकडाउन है ना, ये एक मज़े का खेज लॉकडाउन है, ठीक है। उसकी पहली वजह तो ये है कि इन्होंने दुकानदारों को ये कहा है कि आप 3 बजे से 3 बजे के बाद शुरू करें ऑनवर्ड्स आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसका फ़ायदा, अगेन हम गर्मियों में क्या कम पोल्यूशन फैलाते हैं, या सर्दियों में, अभी मजीद सर्दी में आना है, जनवरी ऑनवर्ड्स आपका स्मॉग कम हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं। अच्छा, हम क्या पोल्यूशन फैलानी कम कर देंगे? नहीं, वो बेसिकली जो एक है ना थर्मल इन्वर्जन जो इस वक्त में होती है उसकी वजह से ट्रैप हो जाता है सारा कुछ। अच्छा, वो थर्मल इन्वर्जन जो है वो धूप जब होती है ना जिस वक्त, तो उस वक्त वो निकल जाता है, ठीक है। जैसे ही धूप खत्म होती है वो फिर ट्रैप हो जाता है। अगर इन्होंने ये करना ही था तो ये कहते हैं कि जिस वक्त सुबह दुकान खोल लें और जैसे ही मगरिब की अजान होती है आप बंद कर लें। ये कह रही है कि शामी आ जाओ। अच्छा, इसमें ना मैं वेट ही कर रहा था कि जब भी कोई कारोबारी किस्म की बात होती है तो ज़रूरी है, मुमकिन है कि लाहौर चैम्बर अपना कुछ ना कुछ बताएगा। तो उनके जो आजकल प्रेसिडेंट हैं काशिफ अनवर साहब, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी यही बात की कि ये क्या है। वो कह रहे हैं कोई ऐसी अप्रोच लें जिससे स्मॉग ही ख़त्म हो जाए। या तो काशिफ साहब को ऐसी बात पता है, मेरे ख्याल में अभी तो किसी को नहीं पता। मुख्तलिफ इकदाम लिए जा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, कारोबारी जगहें बंद हैं। कहाँ बंद है? सिर्फ सैटरडेज को स्कूल फ्राइडे को भी बंद किया ना, आज बंद किया है दिस फ्राइडे। मगर हम ये फ्राइडे और सैटरडे स्कूल बंद रहेंगे बिल्कुल एवरी वीक। अच्छा, अब ये वाली जो आपने शुरू में बात छेड़ी ना माल रोड वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो जो ऑर्डर था पंजाब गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, उसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी। नकवी साहब ने, मोहसिन नकवी साहब ने बाद में ट्वीट की
और उस ट्वीट का आखिरी जो जुमला था वो ये था कि संडेज को माल रोड विल ओनली बी एक्सेसिबल फॉर साइकिल्स, इस किस्म की उन्होंने चीज़ लिखी। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। रमला तो रमला हमें कहती रहती है कि इस मुल्क में मोटापे का जो हल है मैंने वो ये आपको यही कहा था, स्मोक का भी और हेल्थ क्राइसिस का भी यही हल है कि आप मैंडेटरी कर दें। दोनों जो है इस चीज पे एग्रीड हैं। हाँ, सब रेजिडेंट्स ऑफ लाहौर के आप लोग साइकिल पे कम्यूट करें बैक एंड फोर्थ। माल रोड बंद हो सकती है। देखिए, जो मैं पहली वाली बात पे आता हूँ कि ये जो है कि जुम्मे को स्कूल बंद होंगे, अगेन हम इस पे या तो सब कुछ बंद करें या फिर कुछ भी ना बंद करें। ये हमने कोविड में भी देखा था एंड के दिनों में कि शादी हॉल खुले हैं और मेकअप वाले बंद हैं। भाई ये कैसे चलेगा? फिर लोग नाजायज़ सारा कुछ करेंगे। अच्छा, अब ये जो कर रहे हैं, फ्राइडे को स्कूल बंद होंगे, क्या उनके माँ बाप के काम बंद हुए हैं कि नहीं हुए? वो घर पे बैठे हैं कि नहीं बैठे? वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ें? इसका क्या इलाज है? किसी ने नहीं सोचा। एक और इसमें बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि अमूमन जब इस किस्म के लॉकडाउन, कोविड में हमने खास तौर पे देखा, जब लंबे लंबे लॉकडाउन थे, लंबा लॉकडाउन तो खैर यहाँ कभी इतना लंबा तो नहीं लगा ना, वो एकदम से हो जाता था फिर खुल जाता था। स्कूल्स की पॉलिसी थी कि जी स्कूलिंग एट होम एंड दफ्तरों की थी वर्क फ्रॉम होम। आप ये देख लें कि स्कूल वाले ये स्कूलिंग एट होम जो है, ऑनलाइन स्कूलिंग के इतने खुद अब खिलाफ हो चुके हैं कि वो उन्होंने एक दफ़ा नहीं कहा किसी को भी कि जी आप घर पे बैठे क्लास होगी। वो कहते हैं छुट्टी है तो छुट्टी है, क्योंकि वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी एक हद तक प्रूव हो चुकी है बात कि घर पे बैठ के स्कूलिंग नहीं हो सकती। तो ये अच्छी बात है और गवर्नमेंट ने भी इम्पोज नहीं किया उनको कि जी आप उनको ऑनलाइन स्कूलिंग कराएं। ये भी एक बड़ा वसी टॉपिक है, किसी दिन करेंगे, क्योंकि बच्चा तो शायद जाता ही स्कूल मैनर्स सीखने, दोस्त बनाने, दुश्मनियां हैंडल करने, ये सारा कुछ सीखने जाता है। पढ़ाई तो वैसे ही वो घर पे अकेला कर सकता है। लेकिन मैं इसमें सॉरी एक बात पिछली ख़त्म कर दूं कि ये जो मॉल रोड वाला आपने बताया ना, ये अक्सर चीज़ें आती रहती हैं कि जी मॉल रोड पे हेलमेट के बगैर नहीं होगा, मॉल रोड पे रिक्शा नहीं आएगा, मॉल रोड पे फलाने दिन सिर्फ साइकिल चलेगी। अच्छा, सबसे पहले जब भी ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर करनी होती है ना, सबसे पहले क्या होता है? मॉल रोड। ये भी मैं तो आपस की बात है बहुत खटकती है मुझे बात कि गोरा चला गया है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान तबका है उसका अभी तक वही है कि ये मॉल रोड पे हम रहते हैं या हमारा सारा सेटअप है और तुम गरीब लोग तुम जरा साइड पे हो जाओ। आप ये देखें कि जितनी यहाँ पे इस इलाके में सड़कें हैं, मॉल रोड, जटन रोड, एबट रोड, क्वींस रोड, ये सारे वही नाम है, हमने चेंज नहीं किए अभी तक। वो तो अच्छी बात नहीं क्योंकि यहाँ तो ढूंढ के लाए उससे भी पुराना नेटिव नाम और वो रख लें, क्योंकि नया वाला नाम तो तब शायद वहाँ सड़क थी नहीं। हाँ, और हमें वैसे ना नाम रखने भी नहीं आते। मतलब एक एक शहर में, और जाहिर है वैसे तो हमें बहुत फख्र है जिन्ना साहब पे, लेकिन एक शहर में जिन्ना के नाम पे इतनी चीज़ें हैं, मतलब आप लिखना टाइप करना शुरू करते हो गूगल मैप्स पे, वो इतना कुछ आ जाता है। मतलब आप सोचें, चले जिन्ना और इकबाल को भी छोड़ें, लाहौर में 3 कॉलेज रोड हैं, उनमें से 2 पे कॉलेज भी कोई नहीं है। इधर नाम ही नहीं रखना आता किसी को। ये भी सही है। अच्छा चले वो अगली खबर में चलते हैं। वो मियानी साहब में कोई आई बेट कोई कुछ जंगले कोई चोरी हुई है। खबर ये होता रहता है। मियानी साहब खैर से बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी। और आप मेरे ख्याल से अली वाज क्लेमिंग कि एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का तो मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन सबसे बड़ा है पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल में उससे बड़ा क्या होगा। चेक करेंगे। मियानी साहब में हुआ क्या जी, उनकी इंतजामिया कहती है जी कि जो हिफाजती जंगले होते हैं कब्रिस्तान के इर्द गिर्द, नशई जो है वो चोरी करके ले जाते हैं या उतार देते हैं उनको। और उन्होंने ये कहा, पर ध्यान बड़ा मजे का है कि हम जब रोज सुबह उठते हैं तो एक अदद जंगला गायब होता है। But why? I'm trying to understand what would be the reason. लोहा बिकता है। तो आप मतलब why मियानी साहब वाला कब्रिस्तान? क्योंकि रात को जाता नहीं वहाँ पे। वो हाँ Why not? Like बाकी कब्रिस्तान आपके जितने अंडर पासेस हैं उनमें जो प्लास्टिक के गमले लगे हुए हैं वो तक वो बेच चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर भी प्लास्टिक को पकड़ने के लिए तार जाती है, सो वो तार भी बिक जाती है। सो अगेन मसला ये है कि वो हमारे भाई हैं, मतलब पॉटरी कम्युनिटी में जो है, मतलब हम किसी में तफरीक नहीं करते, ठीक है। सो वो जो है उनकी कोई वेल बीइंग का इंतज़ाम होना चाहिए। मुझे इस पे एक किस्सा याद आ रहा है कि वो, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पिछली हुकूमत में एक दफ़ा वो सरकारी हमारे अफसरों को फ़ोन आ गया ऊपर से कि जी वो किसी के दिल में एकदम से दर्द दिल जागा। उसने कहा कि मैं रात को देखा, बहुत सर्दियों के दिन थे, कि पोड्री बेचारे जो है ना वो पड़े हुए हैं सड़कों पे और इतनी शदीद ठंड है
और इनके लिए रज़ाइयों का बंदोबस्त करें। तो फिर सरकार ने ये एक अलहदा स्टोरी है कि उन्होंने रज़ाइयाँ प्रोक्योर कैसे की। उसके बाद ये ट्रक पे निकले, हाँ, और अब पोल्ट्री बेचारे बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ नजर आए थे ताड़ नहीं रज़ाई, ऊपर से रज़ाइयाँ आ रही थी। लेकिन नहीं, देखिए उनका हार्ट वाज इन द राइट प्लेस। ठंड होती है और आप सही कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और जगहों पे जहाँ ये डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी बन जाती है। आपने देखा है वैसे कि अमेरिका में जो इस वक्त हाल है, इसी तरह की जो उनकी, जिसे आप कहते हैं पाउडरी कम्युनिटी, वहाँ पे उनके बड़े अच्छे जो बड़े वाइब्रेंट स्टेट्स होते थे, वहाँ पे इतना बुरा एपिडेमिक है, उस ड्रग का नाम भूल गया हूँ, जहाँ जिसकी वजह से वहाँ तो ज़ॉम्बी लैंड्स बनना शुरू हो गए हैं। वो लोग ड्रग्स करके वहाँ बस बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, और अमेरिका में इतना बुरा हाल अब होना शुरू हो गया इस चीज़ का। तो यहाँ फिर जो है उनके बारे में, हालांकि हम गवर्नमेंट की इतने स्टेप्स नहीं हैं, और होनी चाहिए चीज़ें, रज़ाइयों के अलावा होनी चाहिए, कोई रिहैब्स होने चाहिए, किसी किस्म की चीज़ होनी चाहिए, ताकि वो इस किस्म की चीज़ें जो कर रहे हैं, वैसे भी कब्रिस्तान है, मतलब वहाँ तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई नहीं होनी चाहिए, ताकि उनके पास कोई रिकोर्स तो। लेकिन ये तो बहुत एक्सट्रीम मसलों पे जा रहे हैं ना, जहाँ जो शायद गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है जिसकी। इसमें कोई शक ही नहीं, रिहैब्स होने चाहिए। यहाँ पे तो अमीरों के लिए रिहैब्स पूरे नहीं है, तो गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, नंबर एक। ये भी आपने बड़ा टॉपिक छेड़ दिया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम किसी दिन कवर करेंगे। इसके अलावा लेकिन आप ये देखें कि इस कम्युनिटी की जो एक चीज़ जिसकी बहुत तारीफ करनी चाहिए वो है परसेवेरेंस। वो उनका जो मतलब वो ना जुड़ जाते हैं, अब तो मसला नहीं आता। हाँ, सो मेरे मामू के जो कारपोर्च था ना घर के बाहर, वो जो थोड़ी सी चढ़ाई जो होती है, उस पे एक गटर था, तो उसका ढक्कन बार बार गायब हो जाता था। तो वो इतना तंग आए कि फाइनली उन्होंने वो ढक्कन हटवा के तो उसको पक्का लेंटर डलवा दिया उसके अंदर। वो कुछ अरसे में लेंटर काट के ले गए। You have to give it to them. हाँ, absolutely, very impressive. अच्छा रमला, मैं आपको मियानी साहब की सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप जब भी वहाँ पे जाती हैं ना, तो आपको लगता है कि अब तो यहाँ पे ना पैर रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन फिर कोई अजीज़ अकारब में से फौत होता है और आप जाते हैं तो उसकी जगह निकल आती है। तो ये एक सिस्टम चल रहा है वहाँ पे, और उसने पूरे लाहौर को, और वो लोगों को जिनके कोई लोग वहाँ पे हैं, मियानी साहब में दफन है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो वो इस एरिया तक महदूद रहते हैं। लोगों को तो पता नहीं कि इसका फैलाव कितनी दूर तक, आप मुझे बता रहे थे, कहाँ तक जाके ख़त्म होता है। ये तो मतलब वो पूरा समनाबाद ये साथ साथ चलता रहता है। तो बहुत बड़ा। इस पे साकिब निसार साहब की भी कुछ, हाँ, इस पे एक ज़माने में साकिब निसार साहब ने ये ऑर्डर जारी किया था कि वहाँ पे आप पक्की कब्रें नहीं बना सकते। वो लोग अक्सर ये करते थे कि वहाँ पे कब्र जो है उसके टाइलिंग करके जगह महफूज कर लेते हैं। कुछ लोग ये भी करते थे कि वहाँ पे कुछ अगर प्लॉट है तो उसको पक्का करके वो जगह ही महफूज कर लेते थे कि मतलब दादाजी का मैं ही जाना है, तो वो उधर उस जगह उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जिसमें उनकी स्पिरिट जो थी वो इन द राइट प्लेस। उसका कुछ हुआ नहीं बाद में। ज़्यादातर कुछ लोग कर जाते हैं अभी भी, और कुछ लोग क्यों नहीं करते। अच्छा, वैसे बड़ा ही कोई डार्क नोट है शो क्लोज करने का। लाइट नोट मैं आपको जी जी प्लीज, आई डोंट वांट टू एंड द शो। और ये जो हम कब्रिस्तान की बातें कर रहे हैं, सो थोड़ा सा हम किसी दिन टॉपिक करेंगे कि उन माँ बाप पे क्या गुजरती है जिनके बच्चे उनको आके कहते हैं कि थाडी अम्मी मैं कब्र रिजर्व करा लेंगे। चले व्हाई नॉट फॉर श्योर अली, यूथ पे एक टॉपिक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहीं पे अपना शो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड विल बी बैक टुमारो अगेन एट 11:03 PM। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।